हम लोग फिर से करंट अफेयर्स की अपनी उस सीरीज को लेकर आए कंटिन्यू है, जो एक पार्ट आ चुका है। इसी तरह करंट अफेयर्स के सभी पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, और जो कि RO ARO फरवरी 2024 में होने वाला प्री और पीसीएस प्री, इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम APS या अन्य उत्तराखंड या जो भी एग्जाम, उन सब में करंट की अपनी भूमिका होती है। और करंट के इस महासागर में आपको तैरने के लिए एक संक्षिप्त और सटीक करंट की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट को लेकर मैं फिर से उपस्थित हूं, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने ही वाले होते हैं। तो उन सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिए। चलिए आइए देखते हैं। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। यह अधिनियम भारत को जैविक विविधता से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने लागू किया गया। कब? जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। उद्देश्य क्या है इसके? जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। नेक्स्ट है भारत 6G अलायंस। भारत क्या बन गया है? 6G अलायंस का मेंबर क्या है? दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुणक के रूप में कार्य करने हेतु 6G टेक्निक को तैनात करना। कब तक? 2030 तक। ये एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान, मानक विकास संगठन शामिल होंगे। पूछ सकते हैं कि 6G अलायंस कब तक लागू करना है? तो 2030 तक। 6G के बारे में अगर देखें इसमें हम लोग, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज से 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज तक होगी। स्पीड क्या होगी? 1000 Gbps तक होगी। विलंबता 1 मिलीसेकेंड तक। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ था, जिसमें अभी 2022 में चेंज किया गया। पहले तो याद रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चेंज किया गया है, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2022 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अब समय जो साइट्स है CITES के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक नया अध्याय 5 भी जोड़ा गया है। सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख तथा विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। वैश्विक कैप्टिव जीवों या वन उत्पादों के लिए नई धारा 42A जोड़ा गया है। अनुसूची फर्स्ट में कठोर सुरक्षा है, अनुसूची सेकंड में उच्च सुरक्षा, अनुसूची थर्ड और फोर्थ में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए नहीं है, अनुसूची फिफ्थ वे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है, और अनुसूची 6 पौधों की खेती वर्जित। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अभी चेंज 2022 में किया गया। इस बात को याद रखिए, बहुत बार बार कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। WHO की महामारी संधि। WHO ने महामारियों से निपटने के लिए 1 फरवरी 2023 को महामारी संधि का 0 ड्राफ्ट प्रकाशित किया है। 0 ड्राफ्ट, इसका संबंध क्या है? महामारी से निपटने के लिए जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट क्या आई है? 2022 की बात करें, 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। CO2 के उत्सर्जन में 0.9% या 36.8 गीगाटन से अधिक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 0.9 या 36.8 गीगाटन से अधिक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों ने अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 को उत्सर्जन रोकने में मदद की है। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को IT नियम 2021 के तहत लाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में प्रवेश स्तर पर भुगतान को की जाने वाली राशि पर 28% GST है, याद रखें। राष्ट्रीय दल का दर्जा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ये आपका। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा के योग्य पाया है: BJP, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP, नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, आम आदमी पार्टी, आप है ना, जो आम आदमी पार्टी है आपकी। राष्ट्रीय दलों के बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं? वो 4 योग्यताएं होती हैं नेशनल पार्टी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। पहला क्या है? यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में नॉमिनेट हो, या कोई पार्टी मिनिमम 4 स्टेट में, अगर स्टेट लेवल पार्टी है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलता है, जैसे आपको दिया जा रहा है अभी आम आदमी पार्टी को। यदि उसे, दूसरा शर्त है, यदि उसे लोकसभा चुनाव में 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य मिनिमम 3 राज्यों से चुने जाए।
यदि उसे लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें प्राप्त हो, और ये सीटें कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर हो, एक ही राज्य में नहीं हो, अथवा यदि वो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, तो इसके साथ साथ किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें, यानी कि कम से कम 4 सीटें हों उसके पास, और कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा मिलाकर के कम से कम अलग अलग 6% वोट, मतलब अगर किसी राज्य 4 राज्यों में से 6% वोट प्राप्त हुआ लोकसभा के और 4 लोकसभा से, तो भी राज्य स्तरीय पार्टी, या किन्हीं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में से 6% वोट प्राप्त हुआ और लोकसभा की 4 सीटें, तब भी वो नेशनल पार्टी का दर्जा रखता है। अभी हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पास किया गया। ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन करता है, 1952 में संशोधन करता है। इसमें क्या है कि टेलीविजन अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन दंडनीय होगा, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए संसद ने सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 पारित किया है ना। प्रत्येक 10 वर्ष में फिल्म का नवीनीकरण करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। फिल्मों को उम्र के आधार पर प्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है। भारत में मिलेट्स, मोटा अनाज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बनता है राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 में, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, नेशनल मिलेट्स ईयर 2018। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान IIMR कहाँ पर है? हैदराबाद। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। और बाजरा, मोटे अनाज के जो उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कुछ पहल की गई, महिर्स बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, बाजरा अनुसंधान जागरूकता पर केंद्रित है ना, ये सब चीजें हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरा उप मिशन पे लाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है। ये दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ाने का प्रमुख कारक पर प्रकाश डालती है। तो इसके हिसाब से विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चे अभी भी सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच या बिल्कुल ही पहुंच न होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। असुरक्षित वास के कारण प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है ना। तो थ्रेड्स में क्या क्या है? अपर्याप्त जल, स्वच्छता और सुरक्षित वास, 3 खतरों पर चर्चा की गई थी। अंतर्राज्यीय जल विवाद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ISRWD एक्ट 1956, ये पूछ सकते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब आया था? 1956 में। तो कृष्णा जल विवाद किनके के बीच है? तो कृष्णा रिवर जो विवाद है आपका आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कृष्णा जल विवाद आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गोदावरी जल विवाद है आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा। आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP और उड़ीसा के मध्य क्या है? गोदावरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद बेसिकली 4 राज्यों में है आपका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भारत सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। प्रविष्टि में 17 राज्य सूची और 56 संघ सूची में जल संसाधनों पर विधायी प्राधिकरण प्रभावित करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक में एकल स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 262 में नदी विवाद से संबंधित उद्देश्य होते हैं, या आर्टिकल दिया गया संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में ऐसे किसी विवाद के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। आर्टिकल 262 जो संविधान में है वो नदी जल विवाद से संबंधित, याद रखिएगा इस बात को भी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अनुच्छेद 239A का हवाला देते हुए कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगी। किसको छोड़कर? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर। राज्य शासन अध्यादेश 2023 के माध्यम से उपयुक्त फैसले के प्रभाव को समाप्त कर दिया, मतलब अध्यादेश आकर के सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है ना, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 239A को आप जानते हैं 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा शामिल किया गया था। आर्टिकल 239AA को 69 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1991 में शामिल किया, जिसके तहत दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया था, NCR का। फेम सेकेंड आप सब जानते हैं। फास्टर एडॉप्शन
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत ये एक फेम है जो इसमें मतलब सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को हम प्रोत्साहित करते हैं जो ईवी वाहन है। फेम इंडिया योजना के 2 चरणों में पहला चरण था 2025 से 2019 तक कार्यशील लाभ फेम चरण फर्स्ट, फेम चरण सेकंड 2019 से मार्च 2022 तक जारी रहा, इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है, मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है फेम चरण सेकंड। उद्देश्य क्या है कि 2030 तक 30% से अधिक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कार्बन उत्सर्जन में कमी कर वायु प्रदूषण में कम करना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना। इसमें 10 लाख 2 व्हीलर, 5 लाख 3 व्हीलर, 55,000 4 व्हीलर और 7,000 ईवी बसों को समर्थन देने की योजना रखी गई है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ वर्ष 2022-24 से 2030-31 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दी है। कब तक? 30-31 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 6,000 करोड़ से अधिक का है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। क्वांटम प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देना है। सटीक समय के लिए परमाणु प्रणालियों, परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करना, दवा डिजाइन, अंतरिक्ष बैकिंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा आदि में ये काम करेगा। नेक्स्ट है पंचायत विकास सूचकांक। इसे पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। ये एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों को प्रदर्शन को नापता है। इसके तहत गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत सुशासन एवं महिला अनुकूल गांव को बांटा गया। इसमें इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। A 75 से 90%, B 60 से 75%, C 40-60, D 40% से कम। नेक्स्ट है लिथियम आयन बैटरी। बहुत महत्वपूर्ण है लिथियम आयन बैटरी क्योंकि ईवी का जमाना आने वाला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। एक बहुत बड़ी खोज की गई थी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार। और ये क्वेश्चन पीसीएस 2022 के प्री में आ भी चुका है। इसे लिथियम को सफेद सोना भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोगिता बहुत अधिक है, जैसे लिथियम आयन बैटरी, पवन टरबाइन, सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों में, सेल फोन, कंप्यूटर आदि में। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के सह निर्माता और नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 की जो वेनिस्टर गुडेनब का 100 वर्षीय निधन हो गया था। सामान्य कैथोड सामग्रियों में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड और लिथियम आयरन फास्फेट शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा लिथियम की खोज अभी हाल ही में कहाँ पर की गई? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में की गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव ONE, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें अन्य मेंबर थे सुभाष कश्यप, वकील सरित साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम इससे वापस ले लिया था। तो एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसके लिए क्या क्या करना था इसको वो आप सब जानते हैं। संसद के सदनों का अवैध राष्ट्रपति लोकसभा विघटन रहा है पूरा। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधान भी कई रहेंगे और जो विधि आयोग था उसने भी ONOE के पक्ष में थी। राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 नेशनल फॉरेन पॉलिसी 2023 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लॉन्च की। इसमें क्या था? विदेश व्यापार नीति संबंधित है। 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2023 तक वस्तुओं और सेवाओं का जो एक्सपोर्ट हो कितने? $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। 4 स्तंभों पर आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी, उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। विशेष एक मुश्त माफी योजना का शुभारंभ किया गया। ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधा प्रदान किया गया है। निर्यात फर्म को स्टार सेक्टर से सम्मानित किया जाएगा। जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 आपके निर्यात उत्कृष्टता के 4 नए शहर एक्सीलेंस सिटी जो आपके चुने गए हैं एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए 4 फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। 3 यूपी से, 1 हरियाणा से। मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी और फरीदाबाद 4 नए निर्यात उत्कृष्टता शहर बनाए जाएंगे। और 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सबसे पहले 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP वाणिज्यीकरण किया जाता है और ये कुल 22 अनिवार्य फसलों के लिए जारी की जाती है। कितने के लिए? 22।
और गन्ने का अलग होता है उचित मूल्य लाभकारी है। तो 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभ कुल मिला के 23 हो जाते हैं। 22 तो के लिए एमएसपी होता है और गन्ने के लिए अलग से हम जारी करते हैं उचित और प्रभावकारी मूल्य, है ना। चलिए, एमएसपी की कुछ जड़ी शर्तें क्या है। A2 किसानों द्वारा रसायन उर्वरक बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया है। A2 में जो होता है किसानों द्वारा रसायन उर्वरक बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए। A2 प्लस FL, A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत। C2 इसमें A2 प्लस FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया भी शामिल होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना अभी चर्चा में थी, क्यों आप जानते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था, 1992 में 1992 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व और 150 हाथी गलियारे हैं। 33 आपके टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। हाथी जनगणना 2017 में की गई थी, उसके हिसाब से कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी थे, पहले स्थान पर कर्नाटक था 6049। अभी कर्नाटक वन विभाग द्वारा फिर से जनगणना की 2023 में, उसके अनुसार हाथी वहाँ बढ़ गए, 6395 हो गए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, इसमें हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है। एलिफेंट को हम आपका हेरिटेज एनिमल घोषित किया है भारत सरकार ने। हाथी परियोजना के लक्ष्य क्या थे। हाथियों और उनके आवासों और प्रवास मार्गों की सुरक्षा करना, कैद में हाथी का कल्याण, पशु मानव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिकम है। IUCN की इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की लाल सूची रेड सूची में संकटग्रस्त है। साइट्स की परसेंट सेकंड में है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी शेड्यूल फर्स्ट में शामिल है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जानते हैं। इसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। प्रति परिवार कवरेज कितना था, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, प्रति फैमिली 5 लाख पर ईयर। अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक्सप्रेस कवरेज 3 दिन तक, अस्पताल में भर्ती होने के बाद खर्च का एवरेज 15 दिनों तक। कुल परिवार 10 करोड़ शामिल किए थे हमने, कितने 10 करोड़। फंडिंग जो थी सामान्य राज्यों के लिए 60-40 में थी, 60-40 में, और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10 के लिए, 90 और 10 के लिए। MS स्वामीनाथन 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। 7 अगस्त 1925 को पैदा हुए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन कहते हैं। 1961 से 72 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निदेशक रहे, है ना। और 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2007 से 13 तक राज्यसभा के संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी मिला। और भारत में वास्तव में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के वास्तविक जनक MS स्वामीनाथन रहे। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता भी रहते, जो फर्स्ट फूड प्राइज मिला था वो किसी MS स्वामीनाथन को। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता रहे, है ना। 94 में UNEP ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार, 99 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक, 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 99 में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारत का नया संसद भवन। मोदी जी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। और आप जानते हैं इस संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर न्यू जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया, 75 रुपीज़ का सिक्का लॉन्च किया गया, कॉइन्स। भारत के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्टर बिमल पटेल, ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्ट कौन थे, बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। किसने किया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। आर्किटेक्ट कौन थे, बिमल पटेल। नए संसद भवन की विशेषताएं क्या है, इसका आकार त्रिकोणीय है, आकार क्या है, त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार हैं, गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुल द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुल द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। कहाँ से, राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था की गई। अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गई, यानी कि लोकसभा जो कक्ष बना उसमें 888 मेंबर बैठ सकते हैं,
888 और राज्यसभा में 384, कुल मिलाकर 1272। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगेल की स्थापना की। नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगेल को हिंदी में राजदंड भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। किसके द्वारा? चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा और तमिल संस्कृत की शान है। चोल साम्राज्य, याद रखिए संगेल। ये राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हाल के वर्षों में जो कुछ नए दिवस शुरू किए गए उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यूपी सरकार ने शुरू किया नो नॉनवेज डे, मांस रहित दिवस। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा की है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है। नीलगिरी तहार दिवस 7 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहार दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई महाराष्ट्र सरकार द्वारा वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में घोषणा की गई। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। समानता दिवस 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार द्वारा। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को। समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण को जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया और 23 जनवरी को प्रत्येक साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मोदी जी द्वारा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। पीएम मोदी द्वारा 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए अब अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसको विज्ञान के अभ्यास के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2003 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में उत्तराखंड एआरओ का प्री जो हुआ था 17 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो उसका आंसर क्या है 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैग्नीस यू केटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। कब? 23 अगस्त को। छोड़ा कब गया? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग कब की? 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष, पी वेणुगोपाल, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मोहन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण रूप से 3 मॉड्यूल हैं: प्रोपलान मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल ये लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा से 100 किमी तक ले जाएगा। इसमें एक विशेष यंत्र SHA
SPE स्पेक्ट्रोपोलरोमीट्री ऑफ हैबिटेट प्लेटनी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा को पृथ्वी की ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। ध्यान रखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम क्या प्रज्ञान रखा गया। और रोवर यानी जो रोवर है उसमें कुल कितने पहिए हैं? 6 पहिए भी पूछा है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान और रोवर में 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए हैं। कितने? 4 पेलोड लगे हुए हैं विक्रम लैंडर पर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। प्रज्ञान रोवर पर 2 पोलेट LIBS और APX लगे हैं। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। याद रखिएगा, अशोक स्तंभ का निशान बनाया। किसका निशान? अशोक स्तंभ। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर 1 चंद्र दिवस तक काम किया। 1 चंद्र दिवस यानी 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, याद रखिए, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश है। ओवरऑल 14 देश है, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया पहला देश बना है चंद्रमा के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की, चंद्रमा जिस जगह पर विक्रम लैंड उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। ये अभी हाल ही में हुए एग्जाम में परसों उत्तराखंड RO में पूछा गया कि चंद्रयान किस जगह पर लैंड किया, उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। जहां पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे, चंद्रयान 2, उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। चंद्रयान 2 के पग चिन्ह जहां पर वो तिरंगा पॉइंट था, जबकि चंद्रयान 3 के जहां पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। मोदी जी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। याद रखिए, चंद्रयान मिशन फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। तो चंद्रयान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए, ध्यान से सुन लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट है आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR है। आदित्य L1 सूर्य के लिए। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, जहां L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली की लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। कब? 2 सितंबर 2023 को पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सबल प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां ये सौर वायुमंडल और सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में 5 बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 में स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसके 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र में स्थानिक मापदंडों की घोषणा करेंगे। वर्ष 2022-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशनों की अगर बात कर लें तो देखिए, गगनयान का पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2023 को। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को PSLV C51 द्वारा भारत का प्रथम सौर मिशन है। आदित्य L1 DSSAR मिशन 23 जुलाई 2023 PSLV C56 द्वारा सिंगापुर के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C56 जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 LVM-3M4 के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह चंद्रयान 3, और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण है नहीं जो आप देखें। चलिए, इसरो के आगामी जो मिशन है उनकी अगर हम बात कर लें
तो गगनयान फर्स्ट 2024 में जाएगा। ये मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है गगनयान फर्स्ट 2024 में। गगनयान 2 2024 में मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। निसार जनवरी 2024 में। निसार नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना है निसार। गगनयान 3 2024 में गगनयान मिशन का पहला चालक दल। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2024 दिसंबर में। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक असाधारण मिशन। मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह के अध्ययन और ऑर्बिटर के लिए लैंडर रोवर को भेजा जाएगा। वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर देखें तो पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर। आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ और त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर। मिंत्रा के रणबीर कपूर। फ्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर। पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निकायत जरीन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। बायजूस के लियोनेस मेसी। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र दीपा मलिक और गरुण एरोस्पेस महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 2023 के विभिन्न ऑपरेशन। तो ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास संघर्ष में ऑपरेशन अजय अभी हाल ही में आया क्वेश्चन। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए ऑपरेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी सरकार। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करना शुरू किया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन कावेरी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लागू किया। आईएनएस सुमेगा द्वारा 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया ऑपरेशन कावेरी के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस। उद्देश्य राज्य के तीर्थ स्थलों में पर्यटक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखना। ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में मदद करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गरुण सीबीआई और एनसीबी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करना। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिक्टर तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया और भारत ने तुर्की एवं सीरिया में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर को इस ऑपरेशन में लगाया और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन दोस्त। क्या दिया? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा चलाई और इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया था। नेक्स्ट है अभी जो मोदी जी को विभिन्न सम्मान मिले उनकी अगर बात कर लेते हैं तो ग्रीस ने दिया सबसे पहले ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023 में। ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023 में। फ्रांस ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जुलाई 2023 में। फ्रांस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023 में। मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। कंपेनियन
ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो फिजी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 मई में। पलाऊ गणराज्य एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ मई 2023 में। ध्यान रखें पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के विभिन्न 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। इनमें से एक क्वेश्चन बनने ही वाला, कहीं ना कहीं से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो 2023 के हैं, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना हुई, वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें 97% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 29% शहरी क्षेत्रों में। मतलब 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत हैं, जबकि 2.9% शहरी क्षेत्रों में। जल स्रोतों की मात्रा सबसे ज़्यादा तालाब जो है वो तालाब में जल है कितना, 59.5% तालाबों में जल है कुल जल का। टैंकों में 15.7, जलाशयों में जल 12.1, जल संरक्षण चेक डैम में जल 9.3, झीलों में जल बचा है मात्र 0.9, अन्य स्रोत में 2.5। जल स्रोतों का निजी संस्थाओं के पास स्वामित्व है 55.2%, सार्वजनिक क्षेत्रों के पास 44.8% है। और जल स्रोतों में जो शीर्ष 5 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, फिर यूपी, फिर आंध्रा, उड़ीसा, असम। जल स्रोतों के जो 5 शीर्ष राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्रा, उड़ीसा, असम। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सबसे कम जल स्रोत कहाँ पर है, सिक्किम। कहाँ पर है, सिक्किम। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित है, 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है, झीलों की। और जल संरक्षण योजनाओं महाराष्ट्र अग्रणी है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022, तो 2022 में सड़क दुर्घटना में कुल 1.68 लाख 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। 2021 की तुलना में 12% की बढ़ोतरी हुई। सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई सड़क दुर्घटना में, यूपी में हुई 13.4%। और नेशनल हाईवे पर सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ हुई, तमिलनाडु में। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाला शहर कौन सा है, दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं प्रगति समीक्षा 2023, MPI पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जो है, ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई। 2015-16 से 2019-20 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या का प्रतिशत 2015-16 में जो 24.85% था, वो घट करके 2019-21 में 14.96 हो गया। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में कमी आई। यूपी के बाद बिहार और MP का स्थान है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 40% हो गई। याद रखिए। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जुलाई 2023 में जारी की गई है ना, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तीसरा, तो जो शीर्ष राज्य है निर्यात तैयारी सूचकांक में, नंबर 1 पर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। टॉप पे तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड, बिहार 22वें स्थान पर है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है ना, तो इसमें उच्चतम ग्रेड जो है किसी भी राज्य को नहीं दिया गया। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट विश्व बैंक और स्वास्थ्य सूचकांक द्वारा जारी किया गया। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। सबसे अच्छा स्वास्थ्य रिपोर्ट कहाँ की है, केरल नंबर 1 पर। अंतिम राज्यों पर जो बड़े राज्यों में रहा, बिहार 19वें पर और यूपी 18वें पर। यानी कि टॉप पर केरल है और लास्ट पे बिहार है। नंबर 2 पर तमिलनाडु और यूपी 18वें स्थान पर दिखेगा। छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले पर है, ये छोटे वाले बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इंटरनेट वन इंडिया रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। कितने, 52% आबादी इंटरनेट यूजर है सक्रिय, जिसमें गोवा में सबसे कम 70% इंटरनेट यूजर हैं, जबकि बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। याद रखिए। इसके लिए इतना ही करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। लगातार इन क्वेश्चंस को रटते रहिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।